हेलो गाइज, मैं कार शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यह पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखा था, उसको उत्खनन करता और वो स्थान कहाँ स्थित है वो जाना था, और किस नदी के किनारे स्थित था वो जाना था। चलिए आज हम लोग इसके विशेषता को जानेंगे, इसके व्यापार को जानेंगे और जो साक्ष्य प्राप्त हुए किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं मिल पाया है। उस समय तो लिखा गया था लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए उस समय के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के अनुसार से ही उस समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या होती थी, तो उस समय कृषि हुआ करती थी और उस समय भी आधुनिकता जो थी यह डेवलप कर चुका था। वही अन्नागार की बात की जाए तो अन्नागार मिलने से हम लोग समझ जाते हैं कि उस समय भी कृषि अधिकता होती थी, उपज ज़्यादा होता था, इसलिए उसे रखने के लिए एक अन्नागार बनाया गया था, जिसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। इस तरह से इसे याद करेंगे, जो जो चीज प्राप्त हुआ है, जो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे के अनुसार से उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं पशुपालन में देखते हैं, तो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल और रंगपुर से। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। उस वीडियो में हमने बताया था कि लोथल कहाँ स्थित है, मैप के द्वारा याद कराने का प्रयास किया था। वो वीडियो इस वीडियो से देखने से पहले उसे जाकर के देख लें। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह बनावली से। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार अनाज रखने का जो होता था उसे ही अन्नागार कहते थे। जैसे कि अभी भी गांव में प्रचलित है, अनाज ज्यादा हो जाता है तो एक ड्रम में हम लोग डाल देते हैं, उसी को हम लोग आम भाषा में क्या बोल सकते हैं, अन्नागार बोल सकते हैं। चलिए ये जो अन्नागार थी यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार थी, जिसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इससे हमें पता चल जाता है कि उस समय क्या थी, विकसित कृषि हुआ करती थी। अन्नागार से हमें क्या पता चल जाता है कि उस समय क्या थी, कृषि की अधिकता होती थी। इस कारण से अन्नागार बनाए जाते थे और अनाजों को सुरक्षित अन्नागार में रखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। बीबी लाल बी के थापड़ ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है पशुपालन। पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गौर करिएगा, पशुपालन जो है यह सर्वाधिक जो होते थे यह वैदिक काल में हुआ करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार उत्तम चरण पे था। पहले नंबर पर व्यापार था और दूसरे नंबर पर कृषि था। वही अगर वैदिक काल में आप लोग पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे पशुपालन आ जाता है और दूसरे नंबर पे कृषि आ जाता है। यहाँ पे भी पशुपालन हुआ करते थे, तो किससे पाला जाता था, तो पशुपालन के रूप में बैल को और भैंस को। पशुपालन के रूप में किसे पालते थे, तो बैल को पालते थे और भैंस को पालते थे। गौर करिएगा, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय का जो उल्लेख सर्वाधिक मिलता है यह वैदिक काल में मिलता है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल और भैंस का पशुपालन किया जाता था। इसके साथ साथ घोड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, सुतकोटदा से। कहाँ से, सुतकोटदा से। और लोथल से, सुतकोटदा, लोथल और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गौर करिएगा, सुतकोटदा, लोथल और कालीबंगा से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, सुतकांगेडोर से कलश सावधान प्राप्त हुआ है। सुतकांगेडोर से क्या प्राप्त हुआ है, सॉरी सुतकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कलश सावधान प्राप्त हुआ है। कलश सावधान, सुतकोटदा। कलश सावधान किसे कहते हैं, तो सब को कलश में डाल करके उसे क्या करते थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे। कलश में डाल करके सबको दफनाया जाता था, उसी को कलश सावधान कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नगरीय विशेषता को देखते हैं। कल ही हमने बताया था नगरीय विशेषता में, नगरीय विशेषता में जाना था कि नगर को किस तरह से व्यवस्थित किया गया था, तो ग्रिड पद्धति के द्वारा, घरों को ग्रिड पद्धति के द्वारा सजाया गया था। और यहाँ जो थी यह सुव्यवस्थित जल निकासी थी। सुव्यवस्थित जल निकासी का प्रावधान किया गया था। सर्वाधिक जो सुव्यवस्थित जल निकासी थी यह सभी जगह थी, लेकिन अगर जल की बात किया तो धौलावीरा का नाम आता है। क्लियर। नेक्स्ट है पक्की ईंट। घर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कच्ची ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था,
पकी ईंट का प्रयोग किया जाता था। पकी हुई ईंट को क्या कहते थे, पकी हुई बर्तन को क्या कहते थे, तो टेराकोटा कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है दरवाजा। मैं बस पॉइंट पॉइंट लिखी हूँ, मैं जिस तरह से बोर्ड पे लिखी उसी तरह से मैं अपने नोटबुक में ऐसा ही नोट बना रखी हूँ, उसी तरह से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। दरवाजा, दरवाजा यहाँ पे मैं लिख दिया, तो दरवाजा से हम क्या बता सकते हैं आप लोग को, दरवाजा जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, या मुख्य सड़कों पर ना खुल करके अपोजिट साइड में खुला करती थी। लेकिन अपवाद में याद रखेंगे, लोथल ऐसा एक स्थल था जहां मुख्य दरवाजा जो थी यह सड़क पे ही खुला करती थी। सड़क पे कहाँ खुलती थी, यह लोथल में, बाकी सब जगह अपोजिट साइड में दरवाजे जो है खुला करती थी, रोड पे नहीं खुला करती थी। क्लियर। नेक्स्ट है शहर ऊंच और निम्न में वर्गीकृत किया गया था। शहर जो है उच्च और निम्न में वर्गीकृत किया गया था। शुरुआत से ही अगर कोई भी सभ्यता अगर आप लोग उठाकर देखें तो ऊंच नीच का तो भेदभाव सभी जगह रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऊंच और निम्न में वर्गीकृत किया गया था शहर को। कैसे पता चलता है, तो ऊंच जो वर्गीकरण किया गया था वहां पे किलाबंदी की हुई रहती थी, वही निम्न जो रहता था, निम्न लोग जहाँ रहते थे वहां पे किलाबंदी नहीं की हुई हो रहती है, नहीं किया हो रहता है। वही अगर बात की जाए कालीबंगा, अपवाद में याद रखेंगे, कालीबंगा ऐसा जगह था जहाँ ऊंच और निम्न दोनों जगह किलेबंदी की गई थी। गौर करिएगा, शहर जो थे यह ऊंच और निम्न में वर्गीकृत किए गए थे। कैसे मालूम चलता है, तो ऊंच जो जहां लोग रहते थे वहां पे किलेबंदी की हुई रहती थी, वही निम्न जो लोग रहते थे वहां पे किलेबंदी नहीं रहती थी। लेकिन अपवाद में हमने क्या बताया, कालीबंगा में दोनों जगह ऊंच और निम्न दोनों जगह किलेबंदी की हुई रहती थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्नानागार के बारे में जानते हैं। आप लोग ने सुना होगा महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को याद करेंगे, लंबाई चौड़ाई और गहराई को याद रखेंगे। स्नानागार की लंबाई कितनी थी, तो यह थी 11.88 मीटर, 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी। वही चौड़ाई की बात की जाए तो 7.01 मीटर चौड़ा था, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और गहराई की बात की तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। एक बार गौर करेंगे, 11.88 मीटर लंबा, चौड़ाई की बात की जाए तो 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या था, यह गहरा था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब यातायात की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी यातायात हुआ करते थे, और कहाँ से हुआ करते थे, यह हुआ करते थे लोथल से और सुतकोटदा से। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, तो बंदरगाह, ये जो दोनों जगह है सुतकोटदा और लोथल, यह दोनों का दोनों कहाँ पे स्थित है, तो समुद्र के पास स्थित है। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, तो बैकयार्ड प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ, बंदरगाह, बैकयार्ड या फिर बंदरगाह प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो लोथल और सुतकोटदा से। और यातायात के रूप में जहाज का प्रयोग किया जाता था विदेशों से व्यापार करने के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समाज। अब समाज के बारे में जानते हैं। उस समय पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी, वेश्यावृत्ति उस समय और पर्दा प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। लेकिन अगर वही वैदिक काल में अगर चले जाएंगे तो वेश्यावृत्ति उस समय नहीं प्रचलित थी। यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों थी। नेक्स्ट है, इस समय काल में भी नर्तक हुआ करते थे, आई मीन उस टाइम भी डांस हुआ करते थे। और इसके साज भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कांसे के नर्तकी प्राप्त हुए हैं, पत्थर के नर्तकी प्राप्त हुए हैं। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी डांसर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग मिठास के रूप में चीनी और गुड़ का प्रयोग करते थे। उस समय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका, शहद का प्रयोग करते थे मिठास के रूप में। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा सा है, लेकिन हम लोग को मालूम होता है, लेकिन एग्जाम में हर बार गलत हो जाता है, इसलिए गौर करिएगा। मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। पानी के लिए हर घर में कुआं का साज प्राप्त हुआ है, हर घर में कुआं का साज प्राप्त हुआ है, घर में कुआं का साज प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ है कहाँ से, यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं का साज प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र। वहां के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का भी उपयोग किया करते थे। सूती वस्त्र का साज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है तलवार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आई मीन कह सकते हैं कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलती थी। आगे है मनोरंजन। मनोरंजन के रूप में उन लोग शिकार और पासे का प्रयोग करते थे, शिकार पासा इत्यादि का प्रयोग करते थे। अभी कुछ टाइम पहले भी जैसे हम लोग बोलते थे गाना गोटी, ये सब जो खेला जाता है वो पासा ही हो गया। शिकार ये सब उस समय के लोग भी मनोरंजन के रूप में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है शासन। शासन किसके हाथों में था, तो वाणिक वर्ण के हाथों में था, कॉमर्शियल आदमी के पास था, वाणिक वर्ण के पास शासन व्यवस्था हुआ करता था। क्लियर तो नहीं है, लेकिन वाणिक वर्ण ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में, धार्मिक के बारे में जानते हैं। धार्मिक की अगर बात की जाए तो इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कुछ साक्ष्यों से अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि ब्रिज, शिव पूजा, मातृ देवी, उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। क्या क्या? तो ब्रिज की पूजा होती थी, शिव पूजा होता था, मातृ देवी या फिर उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुबड़ वाला साँढ़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाला साँढ़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। कुबड़ वाला जो साँढ़ जो होता है यह किसका सवारी होता है? यह शिव जी का सवारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुबड़ वाला साँढ़ का उसमें क्या माना जाता था? यह बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था। नेक्स्ट है दाढ़ी वाली पुजारी। दाढ़ी वाला पुजारी, आपने एक फिगर देखा होगा जो सफेद रंग का है, दाढ़ी बना हुआ, एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। आगे हम लोग देखने वाले कौन कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ की मुहर प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ की मुहर पे 4 जानवरों के चित्र अंकित किए गए हैं, जिसपे गाय और शेर का चित्र अंकित नहीं किया गया है। तो फिर किसका चित्र अंकित किया गया है? तो हाथी का किया गया है, गैंडा का चित्र अंकित किया गया है, भैंस का चित्र अंकित किया गया है और चीता का। गौर करेंगे, यहाँ पे उलझा सकता है क्वेश्चन में। हाथी, गैंडा, भैंस और चीता। हाथी, गैंडा, भैंस और चीता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चित्र अंकित मिलता है कहाँ? तो पशुपतिनाथ की मुहर पर। गाय और शेर का साक्ष्य प्राप्त गाय और शेर का चित्र अंकित नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम किसे कहते हैं? हमने बताया था पाषाण काल में ही कि अंत्योष्टि कार्यक्रम जो प्रारंभ हो गई थी यह मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गई थी। और यहाँ पे अंत्योष्टि कार्यक्रम किसे कहते हैं? जो 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार होता है उसे ही अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते हैं। जैसे कि सबको जलाना, सबको दफनाना, इस तरह का जो होता है यह अंत्योष्टि कार्यक्रम में होता है। तो सबको जलाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, सबको जो जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबको जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, और वही दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। कंफ्यूज ना होइएगा। सबको जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है युग्म समाधियां भी प्राप्त हुई है। एक साथ 2 लोगों को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से। युग्म समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है लोथल से और कालीबंगा से। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय भी क्या थी? सती प्रथा का प्रमाण हमें पता चलता है कि उस समय भी सती प्रथा जैसा कुछ था, क्योंकि लोथल और कालीबंगा से एक साथ 2 लोगों का सब प्राप्त हुआ है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय भी सती प्रथा प्रचलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यापार को जानते हैं। उस समय व्यापार के रूप में व्यापार होते कहाँ थे वो पहले जानते हैं। तो व्यापार जो होते थे यह लोथल से हुआ करते थे और सुतकोटदा से होते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? बंदरगाह स्थित थे और इस तरह से यहाँ पे व्यापार करना आसान होता था। और यहाँ जो व्यापार होता था यह होता था जहाजों से। जिस तरह से अगर बात की जाए तो फारस की मुहर प्राप्त हुई है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापार होते थे यह फारस के साथ हुआ करते थे। और फारस की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है लोथल से। फारस की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यह लोथल से प्राप्त हुई है। और मापन की इकाई प्राप्त हुई है जो कि 16 के अनुपात में हुआ करते थे। मापन की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में था, जिसे बाट कहते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार जानते हैं। आखिर विदेशी व्यापार में आयात कहाँ कहाँ से हुआ करता था? यहाँ पे गौर करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए, चांदी का जो व्यापार होता था, चांदी का यह अफगानिस्तान और आयात होता था। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। चांदी का कहाँ से? तो अफगानिस्तान और ईरान से। वही तांबा की बात की तो खेतड़ी और बलूचिस्तान, ओमान से तांबा का आयात होता था। तांबा का आयात खेतड़ी और बलूचिस्तान, ओमान से प्राप्त होता था, आयात होता था। नेक्स्ट है टीन। टीन का आयात होता था अफगानिस्तान और ईरान से। टीन का आयात कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। सोना का जो आयात होता था यह होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना का आयात कहाँ से होता था? तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। वही सीसा की बात की जाए तो यह ईरान से होता था। और लाजवत का जो आयात होता था यह मेसोपोटामिया से। कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। ईरान का देखिए, टोटल मिलाकर के ईरान से अगर बात की जाए तो ईरान से सीसा का व्यापार होता था, सीसा का आयात होता था। सोना का आयात होता था, सोना का आयात होता था। ईरान से टीन का आयात होता था और ईरान से चांदी का, कुल मिलाकर के कहें कि ईरान से चांदी का, टीन का, सोना का और सीसा, चांदी, टीन,
सोना और सीसा का आयात कहाँ से होता था? तो ईरान से होता था। और इसके साथ साथ चांदी का आयात जो होता था अफगानिस्तान से। तांबा का होता था खितड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से, बलूचिस्तान कहीं से है तो पाकिस्तान में ही है, वहां से तांबा का आयात होता था। और ओमान से। क्लियर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान से होता था टीन का व्यापार, और अफगानिस्तान से टीन का व्यापार होता था, और चांदी का और सोना का। क्लियर। नेक्स्ट है सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, और सीसा ईरान, लाजवर्त, मेसोपोटामिया। इतनी बातें क्लियर होगी। एक बार आप लोग भी अपना गौर से देख लें। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ नोट पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। जानते हैं बाढ़। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है बाढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का, पतन होने का सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है, बाढ़ को ही बताया गया है। बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई है? समाप्त हो गई। लेकिन इसके पूर्णतः जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो यह कहा था पिगट ने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? यह पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा किसे कहते? तो मिट्टी के बने हुए बर्तन को, मिट्टी से जो भी बने होते थे उसे टेराकोटा कहते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो खोजे गए स्थल है, यह कहाँ है? तो गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? यह गुजरात में। सबसे बड़ा स्थल अगर भारत की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है टोटल अगर मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर सिर्फ भारत की बात किया तो भारत के सबसे बड़ा जो स्थल है यह कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हिसार जिले में है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं जो साक्ष्य प्राप्त हुए किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, उसे जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग गौर करेंगे। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। एक श्रृंगी पशु वाली मोहर प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। लकड़ी के ताबूत प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। लकड़ी के ओखली प्राप्त हुआ है। ओखली तो जानती हो गाँव में कूटने का काम आता था, अभी भी गाँव में मिलता होगा। ओखली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। पत्थर की नर्तकी, गौर करिएगा, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वही पत्थर की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्लियर। आगे है RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। एक लास्ट में भी दोहरा दूंगी। तांबा का पैमाना हड़प्पा से। कुम्हार का चाक हड़प्पा। श्रमिक आवास हड़प्पा। और स्वास्थ्य के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। एक और याद रखिएगा, हाथी का कपाल। हमने क्या क्या देखा हड़प्पा से? तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ मातृ देवी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु वाली मुहर, लकड़ी के ताबूत, लकड़ी के ओखली, पत्थर की नर्तकी, RH-37 कब्रिस्तान, तांबा का पैमाना, कुम्हार चाक, श्रमिक आवास, स्वास्थ्य के चिन्ह, हाथी का कपाल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से घर में कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, सबसे चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। सबसे चौड़ी सड़क कौन सा है? क्या मोहनजोदड़ो ही है। नेक्स्ट यहीं से सभागार प्राप्त हुआ है। सभागार, सभा करने वाले जो स्थान है, और सभागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो। अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार जो है, जो कि सबसे बड़ी इमारत है, अभी हमने बताया था सबसे बड़ी इमारत जो कि विकसित कृषि का प्रमाण देता है, यह भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार और सब जलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हालांकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्लियर। कहाँ है? यह लड़काना जिला पाकिस्तान में है, और इसकी खुदाई कब की गई थी? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे में, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो जूता हुआ खेत, मनका बनाने का कारखाना, अग्निकुंड, युग्म समाधि, अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट किसे कहते हैं? तो ईंटों पर अगर जो डिजाइन बनाया हो रहा था उसे अलंकृत ईंट कहा जाता था। नेक्स्ट है लकड़ी की नाली। लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। क्लियर। आगे है, एक बार देख लेते हैं कि जूता हुआ खेत, मनका का खाना, अग्निकुंड, युग्म समाधि, अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी का इसे मैनचेस्टर कहते हैं। एक बार गौर करेंगे, लोथल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुए, फारस की मुहर प्राप्त हुई है, धान, घोड़ा और युग्म समाधि का प्रमाण यहाँ से मिलता है। क्या क्या? तो धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ और युग्म समाधि प्राप्त हुआ है, सतही पदार्थ का प्रमाण देता है। नेक्स्ट मनका का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहर, हाथी दांत का पैमाना, मम्मी के प्रमाण मिलते हैं। मम्मी किसे कहते हैं? आप लोगों को पता ही होगा, मृतकों को।
मृतकों पे एक लेप लगा कर रख दिया जाता है काफ़ी समय, जैसे कि लेनिन के बारे में जानती होंगे, रूसी क्रांति से संबंधित है। अभी तक उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं किया गया है, अभी उसे लेप लगा करके वैसा ही रखा गया है। उसी को क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। सर्वाधिक जो मम्मी प्राप्त होती है यह मिस्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आटा की चक्की। आटा की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। एक बार फिर से देखेंगे, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर लोथल को कहते हैं। बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है। धान, घोड़ा, युग में समाधि, मन का कारखाना, फारस की मुहर, हाथीदार पैमाना, मम्मी के प्रमाण और आटा चक्की कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से गौर करिएगा, मोहनजोदड़ो से एक जहाज निशान वाली मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। जहाज निशान वाली मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आर्यों के आगमन का प्रमाण, आर्यों के आगमन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। और सबसे बड़ी ईंट जो प्राप्त हुई है यह मोहनजोदड़ो से। अब इसे मिटा करके दूसरे बार लिखना होता, लेकिन मैंने यहीं पे थोड़ा सा टॉपिक डाल दिया है, जैसे कि वनावली। अभी हमने बताया वनावली से हल की प्राप्ति हुई है, मिट्टी का हल, और इसके साथ साथ सरसों का तेल, ये सब का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और तीर, तांबे का तीर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तांबे का तीर का साक्ष्य मिला है वनावली से। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ की बात की जाए तो यह कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है, जो कि कहाँ है बताए थे कल। रोपड़ से तीनों का साक्ष्य मिलता है। आमिन कह सकते हैं कि नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिलता है? यह रोपड़ से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रोपड़ कहाँ है? यह पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? पता ही होगा, मेकअप की सामग्री प्राप्त हुई है, सुई धागा प्राप्त हुआ है। और यहाँ से मेकअप की सामग्री की बात करें तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, आईना का साक्ष्य मिला है। और एक महत्वपूर्ण याद रखेंगे, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा की बात किया तो यह कहाँ है? तो कल ही हमने बताया था, यह लूनी नदी के किनारे कच्छ जिले में गुजरात में स्थित है, भारत के गुजरात में है। और हमने एक क्वेश्चन डाला भी था, मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि माधव नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो आपने बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया है। चलिए, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, और इसके साथ साथ बांध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई और हमने सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही आराम से क्लियर कर लिया। वो वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कौन से नगर कहाँ स्थित है, मैप के द्वारा हमने समझा था किस नदी के किनारे स्थित है, और इसका खननकर्ता कौन है, इसका विस्तार कहाँ तक था, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में कहाँ तक फैला था, वो जाने का प्रयास किए थे। आई होप वो वीडियो आप लोग पहले देख लें, उसके बाद फिर ये वीडियो को देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। चलिए, ये वीडियो कैसा आप लोग का लगा, ये प्रयास मेरा छोटा सा कैसा आप लोग का लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर ये सही लगा है तो एक लाइक देंगे और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे और इसे शेयर भी किया करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।